Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is Verbal Ability Capsule number 37, full of natural words, phrases, collocations, idioms and of course a lot of interesting patterns. The first sentence today is, he gets a lot of stick from his kids for being a bit on the pompous side, but I find him very witty, although he does waffle on. A lot of stick. A lot of stick basically means when somebody criticizes you often in an unfair way or for something that is not your fault. जब कोई आपको बहुत आलोचना करता है, अन्यायपूर्ण तरीके से करता है, ऐसी चीज़ों के लिए करता है जो आपकी गलती नहीं है, तो आपको बहुत सारी स्टिक मिली. यू गॉट अ लॉट ऑफ स्टिक. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ स्टिक फ्रॉम द प्रेस रिसेंटली. द प्रेस का मतलब होता है मीडिया, अखबार, मैगजीन्स, इनको बोलते हैं द प्रेस. तो मीडिया से सरकार को बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण आलोचना मिली है. यहाँ तक कहा जा रहा है कि मीडिया के लोगों को मैनेज किया गया था सरकार को बदनाम करने के प्रयास के लिए. तो हाल ही में सरकार को मीडिया से, अखबारों से बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है. द कंपनी केम इन फॉर अ लॉट ऑफ स्टिक विद देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन. देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, उनका विज्ञापन अभियान. कंपनी को अपने विज्ञापन अभियान के कारण बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा. केम इन फॉर, झेलना पड़ा, फेस करना पड़ा, सहन करना पड़ा. केम इन फॉर. फॉर बीइंग अ बिट ऑन द दिस साइड. अब देखिए, टू बी अ बिट ऑन द साइड. अब ये अ बिट आ भी सकता है, इसी बिना में सेंटेंस सही होगा. मतलब टू बी अ लिटिल बिट ऑफ सो एंड सो. ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको कहता हूं कि ही इज अ बिट ऑन द स्ट्रिक्ट साइड, मतलब ही इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिक्ट. टू बी अ बिट ऑन द स्ट्रिक्ट साइड का मतलब क्या होता है? टू बी ए लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिक्ट, मतलब ऑन द स्ट्रिक्ट साइड का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट. टू बी अ बिट ऑन द पॉलिटिकल साइड, मतलब टू बी ए लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल. ही इज अ बिट ऑन द पॉलिटिकल साइड, ही इज अ लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल. इस प्रकार से देखिए पहला सेंटेंस, ही हैज ऑलवेज बीन अ बिट ऑन द केयरलेस साइड, मतलब ही हैज ऑलवेज बीन a little bit of careless. He is not very careful. He is a little bit of careless. She will prefer to be a bit on the safer side. वह इस बात को प्राथमिकता देगी कि वह थोड़ी सी सेफर साइड पर रहे, मतलब वह सुरक्षित रहना पसंद करेगी. She will prefer to be a little bit of safe. वो सेफ होना अधिक पसंद करेगी. पॉम्पस. पॉम्पस वर्ड बना है पॉम्प से. आपने शायद सुना होगा पॉम्प एंड शो, एक बड़ा फेमस मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत दिखावा. व्हेन वी शो ऑफ अ लॉट, तड़क भड़क, ग्लैमर, देन वी आर इन्वॉल्व्ड इन पॉम्प एंड शो. अफेक्टेडली ग्रैंड, सॉलेम और सेल्फ इंपॉर्टेंट. ऐसी चीज जो बहुत प्रभावित करने के लिए बनाई गई हो कि ग्रैंड दिखे, बहुत बड़ी दिखे, बहुत खुद को इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश, उसे कहेंगे पॉम्पस. ही वॉज समवॉट पॉम्पस एंड हैड अ हाई ओपिनियन ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटीज. समवॉट का मतलब होता है काफी हद तक. वह काफी हद तक पॉम्पस था और उसकी बड़ी उच्च विचार थे उसके खुद की क्षमताओं के बारे में, मतलब वो खुद को हमेशा ओवर असेस करता था. डोंट बी सो पॉम्पस, इतना दिखावा मत करो, इतना खुद को इंपॉर्टेंट मत बताओ, जमीन पर रहो. डोंट बी सो पॉम्पस. द सर्विस वॉज ग्रैंड विदाउट बीइंग पॉम्पस. किसी होटल की सर्विस होगी, ये ग्रैंड थी, बहुत शानदार थी, बिना पॉम्पस हुए. मतलब बहुत अच्छी सर्विस थी, भव्य थी, लेकिन उसमें कहीं कोई फालतू दिखावा, तड़क भड़क नहीं थी, ईमानदारी से अच्छी सर्विस थी. वॉफल ऑन, जब किसी मुद्दे पर आप बहुत लंबे समय तक बात करते रहें, टू स्पीक अ लॉट विदाउट नेसेसिटी, देन यू आर वॉफलिंग ऑन.
ही वॉफल्ड ऑन फॉर एजेस अबाउट हिज गार्डन। फॉर एजेस का मतलब होता है सदियों तक, युगों युगों तक। वह सदियों तक अपने बगीचे की बात करता रहा। अब यदि कोई व्यक्ति अपने बगीचे की बात फॉर एजेस कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो बहुत लंबे समय तक उस बारे में बात कर रहा है। दे रियली वॉफल्ड ऑन दैट क्वेश्चन। वो वास्तव में इस सवाल पर बहुत लंबे समय तक बोलते रहे। इस क्वेश्चन पर काफ़ी लंबे समय तक वो बातचीत करते रहे। ही वॉफल्ड ऑन फॉर आवर्स बट नोबडी लाइक्ड इट। वो घंटों तक बोलते रहे लेकिन किसी ने भी इसको पसंद नहीं किया। नोबडी लाइक्ड इट। वो घंटों तक बोलता रहा लेकिन किसी ने इसको पसंद नहीं किया। द प्रिंसिपल वॉफल्ड ऑन अबाउट एग्जाम रिजल्ट्स बट नो वन वॉज लिसनिंग। जो प्रधानाचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, वो एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में घंटों तक बोलते रहे बट नो वन वॉज लिसनिंग। लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। द प्रिंसिपल केप्ट ऑन स्पीकिंग बट नो बडी वॉज लिसनिंग। कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। He gets a lot of stick from his kids for being a bit on the pompous side, but I find him very witty, although he does waffle on. उनके बच्चे उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि पिताजी आप कितने ज़्यादा पॉम्पस हो, कितना ज़्यादा दिखावा करते हो, इतना शो ऑफ क्यों करते हो, खुद को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हो। लेकिन मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान पाता हूँ। मेरे विचार से वो काफ़ी बुद्धिमान है। हालांकि ही डज वॉफल ऑन। वो कभी कभी मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चीज़ों को बहुत लंबा कभी कभी खींच देते हैं। The next sentence, dear friends, take my word for it. One day he is going to get his comeuppance and it will serve him right. अब देखिए यहाँ सबसे पहला फ्रेज है take my word for it. To take one's word for something का मतलब होता है किसी की बात को स्वीकार कर लेना, किसी पर पूरा विश्वास करना, जो वो कह रहा है उसको मान लेना, उसका विश्वास करना। I'll take your word for it that it won't happen again. मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। If he says there is ₹500 in the envelope, then I'll take his word for it. यदि वो कहता है कि लिफाफे में 500 रुपये हैं, तो मैं उसकी बात को स्वीकार कर लूँगा, मैं मान लूँगा कि हाँ लिफाफे में 500 रुपये ही होंगे। He is going to, अब देखिए ये बहुत अच्छा एक पैटर्न स्ट्रक्चर है। बी के बाद लगाते हैं गोइंग टू और बाद में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अबाउट टू डू समथिंग, कोई काम करने ही वाले हो। इमीडिएट फ्यूचर, जो काम तुरंत भविष्य में होने वाला है, उसे लगाते हैं इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट सक्सेस। वह निश्चित ही सफलता पाने वाले हैं, वह निश्चित ही सफल होने वाले हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक एनीवेयर, यह कहीं भी नहीं जाने वाला है, यह आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगी चीज़। ऐसा करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैनी पीपल थिंक दैट इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू फाइट अ वॉर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भारत और चीन एक युद्ध लड़ने वाले हैं, पर मुझे लगता है बोथ आर रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज, दे बोथ आर न्यूक्लियर पावर नेशंस, और इसलिए फुल फ्लेजेड वॉर की संभावना मुझे कम लगती है। बट मेनी पीपल थिंक दैट दीज टू कंट्रीज आर गोइंग टू फाइट अ वॉर। अगला है कम अपेंस। आप समझ गए होंगे ये कम अप से बना है। कम अपेंस का मतलब होता है एक ऐसी सज़ा या ऐसी किस्मत जो किसी को मिलना ही चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके हकदार हो, वो चीज़ जब आपको मिलती है तो उसे कहते हैं कम अपेंस। मतलब अपने कर्मों का बदला, अपने कर्मों का फल। द टायरेंट प्रेसिडेंट गॉट हिज कमअपेंस व्हेन हिज कंट्री वॉज इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड। अत्याचारी राष्ट्रपति को अपने कर्मों की सजा मिली जब उसके देश पर हमला किया गया और उसे जीत लिया गया। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना और कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना। तो जब आपकी कंट्री ही जीत ली गई तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। वन डे आई हैड माई कमअपेंस, एक दिन मुझे अपने कर्मों का फल मिला। अ लेटर अराइव्ड फ्रॉम द न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड ऑफ लॉ एग्जामिनर्स,
नोटिफाइंग मी दैट आई फेल्ड द बार एग्जाम। एक पत्र आया न्यूयॉर्क स्टेट बोर्ड ऑफ लॉ एग्जामिनर्स से और मुझे सूचित किया गया कि मैं बार एग्जाम में फेल हो गया हूं। तो स्पीकर कह रहा है कि यह मेरे कर्मों का बदला था। मैं पढ़ाई नहीं करता था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, नेचुरल इंग्लिश का कैप्सूल रोज नहीं देखता था और वीजीए की एंड्रॉयड ऐप पर टेस्ट रोज नहीं देता था और इसलिए मुझे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। अगला है सर्व हिम राइट। अब देखिए, जब हम कहते हैं टू सर्व समबडी राइट, ये भी वही है जो कम अपेंस था। बी समवन्स डिजर्व्ड पनिशमेंट और मिसफॉर्चून, आपको सजा मिले या आपकी बदकिस्मती हो जिसके आप हकदार थे, जो आपके कर्मों का सही फल था वो मिलना। इट वुड सर्व हिम राइट इफ संजय वर हिज न्यू बॉस। यदि संजय उसका नया बॉस बन जाए तो यह उसके लिए बिल्कुल सही होगा। मतलब लग रहा है संजय बहुत टफ बॉस होगा शायद, और यह लेखक कह रहा है कि संजय उसका बॉस बन जाए तभी उसके होल्ड ठिकाने आएंगे। दे टेल मी हाउ मिस्टर मेहता परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। वो मुझे बता रहे हैं कि मिस्टर मेहता ने परफॉर्मेंस कैसा दिया स्टेज पर, विच आई थिंक सर्व्स हिम राइट। मतलब मिस्टर मेहता ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा और स्पीकर कह रहा है कि अच्छा हुआ मेहता जी स्टेज पर फेल हुए। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। टेक माई वर्ड फॉर इट, मेरी बात का विश्वास करो। वन डे ही इज गोइंग टू गेट हिज कमअपेंस, एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। एंड इट विल सर्व हिम राइट, और यह उसके लिए बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सटीक होगा, जैसे को तैसा होगा, बिल्कुल उचित फैसला होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगला सेंटेंस है माई डैड गेट्स अ रियल किक आउट ऑफ डिस्को डांसिंग। आई थॉट ही वॉज पास्ट इट and that watching him on the dance floor was going to make me cringe. But as it turned out, it was a real eye-opener to see what he was capable of getting up to. My dad gets a real kick out of. To get a real kick out of का मतलब होता है to enjoy something, किसी चीज़ का आनंद लेना, to get a sense of enjoyment, amusement or excitement from someone or something. किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति से आप जब आनंद लेते हो, आपका मनोरंजन होता है, आपको उत्तेजना मिलती है, तो यू गेट अ रियल किक आउट ऑफ समथिंग। आई रियली गॉट अ किक आउट ऑफ बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग में मुझे वास्तव में बहुत आनंद आया, मैंने बहुत एंजॉय किया बंजी जंपिंग को। आई एम श्योर द टीवी ऑडियंस गॉट अ किक आउट ऑफ इट। मुझे विश्वास है कि टीवी देखने वालों को बहुत आनंद आया इसमें। बट वॉट आई सॉ बॉदर्ड मी, पर जो मैंने देखा उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। बॉदर्ड मी मतलब मुझे परेशान कर दिया। वॉट आई सॉ, जो मैंने देखा। मतलब टीवी के नॉर्मल देखने वालों को मजा आया होगा, पर मुझे तो इसने परेशान कर दिया। पास्ट इट, व्हेन यू आर पास्ट समथिंग, इसका मतलब होता है आप इतने बूढ़े, इतने बड़े हो गए हैं कि अब आप इस यूज़ के या इसके लिए अच्छे नहीं हो सकते। कोई काम अब आप नहीं कर पाओगे, यू आर पास्ट इट। जैसे मैंने कहा, यदि एट 70 ही हैज़ फाइनली रियलाइज्ड ही इज गेटिंग पास्ट इट। 70 की उम्र में अब वो अंततः अनुभव कर पा रहे हैं कि अब वो इसके लायक नहीं बचे, अब उनका शरीर ये करने लायक नहीं है। इन सम स्पोर्ट्स, कुछ खेलों में यू आर पास्ट इट बाय द एज ऑफ 25। कुछ खेल ऐसे होते हैं कि 25 की एज के बाद तो आप वो खेल नहीं खेल सकते। कुछ खेल बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करते हैं। अगला है मेक मी क्रिंज। अब देखिए, जब कोई चीज़ आपको ऑकवर्ड फील करने लगे, आपको भद्दापन लगे, आपको खराब सा लगे, आपको अनकंफर्टेबल लगे या आपको एम्ब्रेस लगे, आपको शर्म आए, तो दिस थिंग इज मेकिंग यू क्रिंज। शी हैड नो विश टू अपीयर इम्पोलाइट। उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो अविनम्र लगें। बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द मैन, पर इस आदमी में कुछ ऐसा था दैट मेड हर क्रिंज, जिसने उनको बहुत ही ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल और एम्बेरेस फील कराया, और इसलिए उन्होंने कुछ इम्पोलाइट जरूर बोला होगा। ड्यूरिंग इट ऑल, इन सभी चीज़ों के दौरान, नथिंग हैज़ मेड मी क्रिंज मोर देन द साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग बाइक। जब कोई तेज बाइक जिसे साइलेंसर निकाल दिया होता है आपकी तरफ अप्रोच करता है, तो उसकी आवाज़ मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल और एम्बेरेस कर देती है। और उज्जैन में कोठी रोड पर शाम को इस तरह के बाइकर्स कई बार आपको आज भी मिलते हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि तुरंत जेल में डाल दिया जाना चाहिए। आई ओपनर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आंखें खोल दे।
एन इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव्स टू बी अनएक्सपेक्टेडली एनलाइटनिंग। कोई ऐसी घटना, ऐसी अवस्था जो आपके लिए आशा से परे बहुत ज़्यादा एकदम ज्ञान देने वाली हो, उसे कहेंगे आई ओपनर। द फिल्म ऑन पुलिस मेथड्स, पुलिस के तरीकों पर बनाई गई फिल्म वॉज ए रियल आई ओपनर फॉर मी। इससे मुझे बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली, इससे मेरी आंखें खोल दी। ट्रेवलिंग अराउंड इंडिया वॉज ए रियल आई ओपनर फॉर मी। पूरे भारत भर में आसपास घूमना मेरे लिए एक आई ओपनर सिद्ध हुआ, मेरी आंखें खुल गईं जब मैंने पूरे देश की यात्रा की। गेटिंग अप टू गेट अप टू का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन। किसी चीज में आप शरीक होते हैं तो यू आर गेटिंग अप टू इट। जैसे शी हैज बीन गेटिंग अप टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसचीफ लेटली। हाल ही में वो सभी तरह की शरारतों में इन्वॉल्व थी, वो शरीक थी, वो शामिल थी सभी तरह की शरारतों में। ही हैज बीन गेटिंग अप टू हिज ओल्ड ट्रिक्स अगेन। वो वापस अपनी पुरानी तरकीबों पे आ रहा है। मतलब हमने समझा बुझा के उसको उसकी पुरानी ट्रिक से दूर कर दिया था, पर वो वापस वो सारे हटकंडे हरकतें करने लगा है। पूरा पढ़ते हैं दोस्तों। माई डैड गिट्स अ रियल किक आउट ऑफ डिस्को डांसिंग। मेरे पिताजी को डिस्को डांसिंग करना बहुत पसंद है। आई थॉट ही वॉज पास्ट इट। मुझे लगा कि अब उनकी उम्र हो गई है। एंड दैट वॉचिंग हिम ऑन द डांस फ्लोर वॉज गोइंग टू मेक मी क्रिंज। और मुझे लगा कि उनको डांस फ्लोर पर देखना मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल अनुभव कराएगा। बट एज इट टर्न्ड आउट, बट जैसा वास्तव में हुआ, इट वॉज अ रियल आई ओपनर टू सी। मेरे लिए ये बहुत ही आंखें खोल देने वाला अनुभव था देखना वॉट ही वॉज केपेबल ऑफ गेटिंग अप टू, कि वो कितना अच्छा डांस कर पाते हैं, वो इसमें किस प्रकार से इन्वॉल्व हो पाते हैं। दैट मीन्स बेटे को लगा था कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका डांस बच्चे के लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और नेचुरल इंग्लिश के अच्छे फ्रेजेस को अपनी इंग्लिश में यूज करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव ए नाइस टाइम।